Assalamualaikum everyone. In today's lecture we are going to discuss the whole respiratory tract. इसकी हम लोग शॉर्ट से रिवीजन करेंगे इस लेक्चर में, और हम लोग देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं वो पास पेपर में आए हुए हैं और कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी इस तरह की इंफॉर्मेशन ले सकें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हम लोग फिजियोलॉजी देखेंगे, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है। तो सबसे पहले जो हमने डिस्कस करना है, जो क्वेश्चन जो पास पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, डेट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। किस तरह आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गेनाइज हुआ है पूरी होल बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले हम इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और फिर हम इसकी ऑर्गेनाइजेशन और जितने लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के हम उनको डिस्कस करेंगे। तो इंट्रो में आप रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखेंगे कि रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज़ टेकन इन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ टेकन आउट। तो ये आप सब लोगों को पता है कि रेस्पिरेशन क्या होती है, कि हम लोग ऑक्सीजन को अपने अंदर बॉडी के अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे ब्लड के अंदर होता है, एक डेफिनेट अमाउंट में होता है, लेकिन हमें उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी में नहीं करना होता है, एक लेवल को मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन का आपको पता लग गया। द फर्स्ट ब्रीथ टेकन प्लेस आफ्टर द बर्थ, के जैसे ही आपकी बर्थ होती है और उसके बाद आपकी जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। फीटल लंग्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो नॉन फंक्शनल होते हैं, यानी जब बेबी मदर के पेट के अंदर होता है तो उसके लंग्स फंक्शनल नहीं होते हैं। तो तब फिर किस तरह मतलब फीटस को ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है और वो किस तरह होता है, तो वहाँ पर जो गैसेस का एक्सचेंज है वो फीटर के ब्लड और मदर के ब्लड में होता है, यानी प्लेसेंटा से ही जो है वो एक किस्म का आप समझ लें कि प्लेसेंटा से ही बेबी जो है वो अपनी ऑक्सीजन ले रहा होता है। सो वहाँ पर एक्सचेंज जो है वो ब्लड के ज़रिए से ही हो रहा होता है। वहाँ पर अभी लंग्स जो हैं उन्होंने अपना काम करना शुरू नहीं किया होता। आफ्टर द बर्थ द रेस्पिरेटरी प्रोग्रेस कंटिन्यूस हो जाता है और फिर जब तक आप ज़िंदा रहते हैं तब तक आपका रेस्पिरेटरी प्रोसेस होता रहता है। ठीक है, परमानेंट स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन अकर ओनली एट दैट, कि ऐसा नहीं है कि आपका कभी ये रुक जाए, ऐसा चीज़ नहीं होती। परमानेंट जब स्टॉपेज हो जाती है तो आपकी डेथ हो जाती है, वरना नहीं तो ये चलता रहता है ये प्रोसेस। तो अगर आप रेस्पिरेटरी रेट का देखें, डिफरेंट एज में रेस्पिरेटरी रेट जो है वो चेंज होता रहता है। रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है कि 1 मिनट के अंदर आपने कितनी ब्रेथ ली है या कितना रेस्पायर किया है, तो उसको आप अपना रेस्पिरेटरी रेट कहते हैं। अब ये रेस्पिरेटरी रेट मेजर करना क्यों इतना ज़रूरी है? एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे डिजीज़ ऐसी होती हैं जिसमें हम रेस्पिरेटरी रेट को कैलकुलेट करते हुए ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इस पेशेंट को कोई ना कोई डिज़ीज़ है या नहीं है। और सो ये रेस्पिरेटरी रेट एज के मुताबिक तब्दील होता रहता है, ठीक है ना, क्योंकि एज के साथ साथ आपको पता है कि हर चीज़ जो है वो एक किस्म का डिक्रीज़, डिटेरिएशन और डिजनरेट होना शुरू हो जाती है। सो इसी तरह ही ये जो है रेस्पिरेटरी रेट भी चेंज होता रहता है। जैसे अगर आप न्यू बॉर्न की बात करें, जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, तो उनका रेस्पिरेटरी रेट 30 to 60 टाइम्स पर मिनट होता है। जब अर्ली चाइल्डहुड में आ जाता है तो 20 से 40 आ जाता है। जब लेट चाइल्डहुड होती है तो 15 से 25 और अडल्ट के अंदर 12 से 16। सो अगर आप अडल्ट की बात करेंगे रेस्पिरेटरी रेट की तो वो हमेशा 12 से 16 होता है, लेकिन जब आप बच्चों की बात कर रहे हैं जैसे अर्ली चाइल्डहुड में या लेट चाइल्डहुड में, तो आप देख सकते हैं कि उनका ब्रीथिंग रेट अडल्ट से ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर 12 से 16 है, लेट चाइल्डहुड में 15 से 25 तक है, यहाँ पर 20 से 24 तक है। सो आप लोग देख रहे हो कि कितना ज़्यादा है, मतलब वो 1 मिनट में 30 टाइम्स जो है वो सांस ले रहे हैं, तो उनका रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होता है। सो लेकिन फिर जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती जाती है तो आपका रेस्पिरेटरी रेट कम होता जाता है, और फिर जब आपकी ओल्ड एज में आ जाता है तो और ज़्यादा कम हो जाता है। तो इस तरह की ये डिजनरेशन जो है वो होती रहती है। अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी 2 टाइप्स आ जाती हैं।
एक है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक है इंटरनल रेस्पिरेशन। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से क्या मुराद है? इट इन्वॉल्व द एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी गैसेस यानी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड, कि जब आपका लंग्स और ब्लड के दरमियान यानी कोई भी कैपिलरी आ जाती है, यानी ये मतलब आपके लंग्स से मुराद ये है कि आपके एल्विलाई और ब्लड की जो कैपिलरीज होती हैं उनके दरमियान जो एक्सचेंज हो रहा होता है उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। जब इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस ब्लड और टिश्यूज़ के साथ हो रहा होगा, यानी जो ब्लड की कैपिलरीज़ हैं अब उन्होंने आगे टिश्यूज़ के पास भी जाना है ना, बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ के पास, ताकि हर सेल को एक ऑक्सीजन मिले। तो वो प्रोवाइड करने के लिए जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन कह रहे हैं। सो इनका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको ईजी ना नहीं, इसका कंसेप्ट याद रखनी है। जो पिंक में मैंने हाईलाइट किए बस इसको याद रखना है कि एक्सटर्नल में क्या हो रहा है, एल्वियोलाई से ब्लड की तरफ ऑक्सीजन आ रही है, फिर इंटरनल में ब्लड से आगे टिश्यूज़ या सेल की तरफ जा रहा है, तो इसको हम इंटरनल कहेंगे और पहले वाले को हम एक्सटर्नल कहेंगे। सो ये इसके टाइप्स जो हैं ये आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से। इसके बाद हम फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन पे आ जाते हैं कि इसकी फेजेस क्या है। इसकी दो फेजेस हैं, पहली इंस्पायरेशन और फिर एक्सपायरेशन होती है। इंस्पायरेशन में क्या है, व्हेन द एयर एंटर द लंग्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, के बाहर की जो एयर है, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से जब एयर आपके लंग्स में आ जाती है तो उसको हम लोग इंस्पायरेशन का प्रोसेस कहते हैं। और एक्सपायरेशन में वही चीज़ होगी कि आपके लंग्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है वो बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर की तरफ आ जाती है, तो उसको हम एक्सपायरेशन का जो है वो नाम दे देते हैं। सो ये दो फेसेस हो गई आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अच्छा ठीक है, तो मैंने आपको एक्सपायरेशन का बता दिया कि ड्यूरिंग विच जब आपकी जो एयर है वो लंग से बाहर आ जाएगी तो उसको हम एक्सपायरेशन कहेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग इंस्पायरेशन इज़ एक्टिव प्रोसेस है और एक्सपायरेशन आपका पैसिव प्रोसेस है। पैसिव और एक्टिव प्रोसेस से क्या मुराद है, एक्चुअली ये होता है कि इंस्पायरेशन हम लोग अपनी विल के मुताबिक करते हैं, क्योंकि इंस्पायर हमने करना होता है क्योंकि हमारे हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए होती है। एक्सपायरेशन जो है वो हम खुद नहीं कर रहे होते, वो हमारी ज़रूरत पड़ जाती है लंग्स को। देखिए वो जब इंस्पायर करेंगे तो अब उनको एक रिलैक्समेंट चाहिए है, और उन्होंने इतना ज़्यादा जो प्रेशर है वो बाहर से अपने अंदर ले लिया है, अब उन्होंने इस प्रेशर को बाहर भी निकालना है। सो वो हमेशा इंस्पायरेशन के रिज़ल्ट में एक्सपायरेशन हो जाती है। सो आप लोग ये कह सकते हो कि हम लोगों ने क्या किया कि हमने गिलास को तोड़ा, एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि हम लोगों ने गिलास को नीचे गिराया और वो गिलास टूटा, ठीक है ना। तो गिलास को गिराना एक प्रोसेस था, लेकिन उसके रिज़ल्ट में गिलास का टूटना एक पैसिव प्रोसेस था, ठीक है। तो ये लाजमी बात है कि जब हम ग्लास को नीचे गिराएंगे तो उसने टूटना ही है। सो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का भी यही प्रोसेस होता है कि अगर आपकी इंस्पायरेशन हमारी विल के मुताबिक हो रही है तो एक्सपायरेशन उसके बाद लाजमी होगी, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट आ गया आप लोगों के लिए। अब आगे हम लोगों ने फंक्शनल एनाटॉमी पढ़नी है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, और हम लोग इसके साथ साथ इसकी ऑर्गेनाइजेशन को भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक इज़ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर थ्रू विच एयर मूव्स इन एंड आउट। ये एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जिससे एयर जो है वो बाहर जा रही है अंदर आ रही है। एनाटॉमी में आप इसके सारे देखेंगे कि पार्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पर नोज़ है, ट्रकिया है, फेरेंक्स है, लेरेंक्स है, ब्रोंकाई है, लंग्स है। तो ये सारी चीज़ें आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ जाती हैं। ये डायग्राम आप लोग देख सकते हो कि यहाँ आपकी, मैं इसको हाईलाइट करके फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक देख सकते हैं कि सबसे पहले आपकी नेज़ल कैविटी आ जाती है, और इस नेज़ल कैविटी में आपके पास कौन चाहिए होते हैं, ये मैं आगे भी आपको एक और डायग्राम दिखाऊंगी, उसमें आपको सारा इसका क्लियर हो जाएगा। अभी आप शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट ले लें। फिर ये ओरल कैविटी आप देख सकते हो कि फेरेंक्स और फेरेंक्स का कॉमन पाथवे आ रहा है नेज़ल कैविटी से भी, ओरल कैविटी से भी। यहाँ पर एपिग्लोटिस होता है जो लेरेंक्स को बंद कर देता है, ग्लोटिस भी होता है यहाँ पर। इसके अलावा राइट लंग भी है, लेफ़्ट लंग भी है। राइट लंग आप देख सकते हो कि थोड़ा सा नीचे है, ये मैं अगर आपको हाईलाइट करके दिखाऊं तो सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये हमारा लेफ़्ट लंग है, तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ रहा है, और जबकि राइट लंग थोड़ा नीचे की तरफ से शुरू हो रहा है। तो आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि हमेशा राइट लंग जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है और लेफ़्ट लंग ऊपर की तरफ होता है। इसी तरह ही सेम केस हमारी किडनीज़ के साथ भी होता है कि हमारी जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है और लेफ़्ट किडनी उससे थोड़ा ऊपर होती है। सो ये किस वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पर लीवर जो है वो थोड़ा सा डिप्रेस कर देता है राइट साइड पार्ट को, जिसकी वजह से हमारी जो
राइट किडनी है वो थोड़ा नीचे की तरफ हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर फेरेंक्स की थोड़ी सी डिवीजन है, ऊपर वाला पार्ट नेज़ोफेरेंक्स हो जाता है जो नेज़ल कैविटी में ओपन हो रहा होता है। इसके अलावा जो ओरल कैविटी के बिल्कुल सामने जो फेरेंक्स का पार्ट आ जाता है उसको हम ओरोफेरेंक्स कह देते हैं। इसी तरह लेरेंक्स के सामने बिल्कुल जो एक ऊपर थोड़ा सा पार्ट आ जाता है फेरेंक्स का, उसको हम लेरोफेरेंक्स भी कहते हैं। फिर लेरेंक्स के बाद ट्रैकिया शुरू हो जाता है। ट्रैकिया में सी कार्टिलेज आपको नज़र आ रही होगी, ये हेलाक्लाइन कार्टिलेज होती है। इसके अलावा फिर आगे डिवीजन होती है ब्रोंकाई में, फिर आगे ब्रोंकाई के आगे टाइप्स आ जाती है, फिर ब्रोंकाइस बनते हैं और फिर हमारे पास अल्वेलाई आ जाता है। लंग्स के नीचे ये डायफ्राम आप लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो लंग्स की प्रोटेक्शन से करेंगे कि लंग्स हमारे एक मेम्ब्रेन से प्रोटेक्ट हुए होते हैं और उस मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर प्लूरा लिखा हुआ है, ये लंग्स को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। ईच लंग इज़ एनक्लोज बाय बाई लेयर सीरोशियस मेम्ब्रेन। एक लंग्स जो है वो एक बाई लेयर यानी डबल मेम्ब्रेन सीरोशियस मेम्ब्रेन से जो है वो बाउंड की गई होती है और उसको हम लोग प्लूरा कहते हैं या प्लूरल सैक कहते हैं। इसकी दो लेयर्स होती हैं, जो इनर लेयर होगी वो हमेशा विसरल होगी और आउटर लेयर पैरिटल लेयर होगी। सो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि हमेशा लंग्स जो है वो डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। इनर लेयर विसरल हमेशा कहलाती है। विसरल क्या होता है, इनर वाले ऑर्गन्स को हम हमेशा विसरल कहते हैं। सो इनर जो भी मेम्ब्रेन होगी जिस किसी भी ऑर्गन के बाहर हो अपने उसे इनर विसरल कहना है और आउटर जो होगी वो हमेशा पैराइटल लेयर होगी, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर प्लूरल कैविटी होती है। ये दो मेम्ब्रेन्स आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो। इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में एक कैविटी बीच में है, तो उस कैविटी को हम क्या कह रहे हैं, प्लूरल कैविटी। तो ये इस कैविटी का क्या काम होता है कि एक्चुअली इसमें लंग्स को फ्रिक्शन से बचाना है। आप लोगों को पता है कि इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होनी होती है, तो जब भी लंग्स में बाहर से एयर अंदर आएगी ये लंग्स एक्सपैंड हो जाते हैं, खुल जाते हैं थोड़ा सा ना, तो उसको फ्रिक्शन से बचाने के लिए ये कैविटी और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम लोग ये इंट्रा प्लूरल फ्लूइड कह रहे हैं। तो इंट्रा प्लूरल स्पेस के अंदर ये एक पूरा सीरोशियस फ्लूइड है, क्योंकि यहाँ पर ये सीरोशियस मेम्ब्रेन है तो वो उससे जो फ्लूइड रिलीज़ होगा उसको वही कहेंगे। तो ये सिक्रेट होता है इनर विसरल लेयर, जो इनर नीचे वाली लेयर है उसने इस फ्लूइड को रिलीज़ करना है और फिर ये फ्लूइड जो है वही फ्रिक्शन से बचाएगा हमारे लंग्स को, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल कोई शॉक लगता है या कुछ भी होता है, कोई भी इंजरी होती है तो उससे आपके लंग्स को भी यही बचा रहा होता है। इसी तरह जिस तरह लंग्स के ऊपर ये सारी चीज़ें प्रोटेक्शन है, इसी तरह आपके हार्ट के ऊपर भी होती हैं। मतलब आपकी बॉडी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, आपका लंग्स हो गया, आपका किडनी हो गया, आपका हार्ट हो गया, मतलब जो अहम ऑर्गन्स हैं उन सब के ऊपर जो है वो डबल लेयर मौजूद है और डबल लेयर का काम प्रोटेक्शन है और हर तरह के ट्रॉमा और इंजरी और हर तरह के शॉक से इसको बचाना इसी का ही फंक्शन होता है। अब इसके फंक्शन देख लेते हैं कि इंट्राप्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या क्या है। तो ये एज अ लुब्रिकेंट एक्ट कर रहा है, जाहिर बात है फ्रिक्शन को इसने कम करना है दो प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान। इसके अलावा ये क्रिएट करना है नेगेटिव प्रेशर को, जिसको हम कहते हैं इंट्राप्लूरल प्रेशर विद इन द प्लूरल स्पेस। तो ये प्लूरल स्पेस है, इसके अंदर ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है और ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी नेगेटिव प्रेशर के क्रिएट करने से ही हम लोग जो हैं वो जो बाहर से एयर है उसको अंदर ला पाते हैं, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ वाले डायग्राम से ड्रॉ करके और फिर आपको समझाती हूँ। सो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि मैंने लंग्स के बाहर एक मेम्ब्रेन जो है वो ड्रॉ कर ली है और अब क्या होगा कि यहाँ पर ये जो इसके अंदर फ्लूइड, यहाँ पर ये सारा इधर क्या भरा हुआ है, ये सीरोशियस फ्लूइड जो इंट्रा प्लूरल फ्लूइड है वो भरा हुआ है। तो उसका काम क्या है कि उसने यहाँ पर इस इंट्रा प्लूरल स्पेस, ये वाली जो स्पेस है इसको हम इंट्रा प्लूरल स्पेस कह रहे हैं, यहाँ पर उसने नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करना है। जाहिर बात है ये फ्लूइड सारा भरा हुआ है तो इसने एक प्रेशर क्रिएट करेगा और वो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा। क्यों? ताकि यहाँ पर जब नेगेटिव प्रेशर होगा तभी यहाँ पर भी प्रेशर कम होगा और हम लोग यहाँ से एयर को अंदर लेके आएंगे और यहाँ पर एयर फील्ड होगी। सो ये नेगेटिव प्रेशर का क्रिएट होना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी की वजह से हम लोग इंस्पायर और एक्सपायरेशन का प्रोसेस जो है वो कर पा रहे हैं। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि इन सब फिजियोलॉजिकल स्टेट इसी प्लूरल कैविटी के अंदर या तो एयर भर जाती है या वाटर भर जाता है या ब्लड या पस भर जाता है। जाहिर बात है ना कि जब नॉर्मल हमारी स्टेट क्या है कि यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ है जो कि इंट्रा प्लूरल फ्लूइड है, लेकिन जब भी कोई एबनॉर्मल कंडीशन है या हम कहते हैं कोई भी पेशेंट है तो उनका क्या होगा कि इस कैविटी के अंदर
इस कैविटी के अंदर या तो ब्लड आ जाएगा या कोई और एयर आ जाएगी। यहाँ से जो एल्वेलाई के अंदर एयर है वो एयर आ सकती है या पस जो है वो आ सकती है। अब जो जो चीज़ें आएंगी उसी के हिसाब से हम इसको नाम दे देंगे। जैसे अगर एयर एकमोडेट करी है तो हम इसको पल्मोनोथोरैक्स कहेंगे। पल्मोनो का हमेशा वर्ड एयर से होता है तो इस वजह से पल्मोनो लंग से होता है, सो पल्मोनोथोरैक्स हम इसे कहेंगे। वाटर आ जाएगा तो हम उसको हाइड्रोथोरैक्स कहेंगे। आपको पता है वाटर के लिए हम वर्ड हाइड्रो यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर ब्लड आएगा तो हम उसको हीमोथोरैक्स कहेंगे। हीमो वर्ड हमेशा ब्लड के लिए यूज़ होता है। पस अगर आ जाएगा तो हम उसको पायरोथोरैक्स कहेंगे। ठीक है, सो ये इसके एब्नॉर्मल कंडीशंस भी आपने डिस्कस कर ली। तो ये सारा लंग्स के प्रोटेक्शन में आ जाता है कि किस तरह हम लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी एनाटॉमी में आ जाता है। उसके बाद हम इसकी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा पीछे से रिवाइज़ कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो हमने लेक्चर को स्टार्ट किया और हमने इसमें पढ़ा कि सबसे पहले रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा कि वो क्या होता है कि हमारे पास जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग हमारे एयर को इन भी मूव कर रहे हैं, आउटवर्ड भी मूव कर रहे हैं। द प्रोसेस इन विच वी आर टेकिंग द एयर इनटू आवर लंग्स एंड एक्सक्रीटिंग आउट इट फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने फीटल की जो लंग्स का प्रोसेस है, ये रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसके हमने बताया कि उसका प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है एक नॉर्मल एडल्ट से, क्योंकि वहाँ के जो लंग्स होते हैं वो नॉन फंक्शनल लंग्स होते हैं। तो फिर किस तरह गैसेस एक्सचेंज होता है वो भी हमने बताया कि प्लेसेंटा के ज़रिए से मदर की बॉडी और फीटस की बॉडी से ये एयर का एक्सचेंज हो रहा होता है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ जो है वो डिस्कस किए टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो उसमें हम लोगों ने इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन डिस्कस की। उसमें हम लोगों ने कहा कि जब भी गैसेस एक्सचेंज अकर होगा लंग्स और टिश्यूज़ ब्लड के दरमियान तो हम उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहेंगे। इंटरनल रेस्पिरेशन के केस में हमारे पास जो गैसेस एक्सचेंज होगा वो हमारे पास कहाँ से होगा, हमारे ब्लड से और टिश्यूज़ के साथ होगा, तो उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहेंगे। इसके अलावा हमने फेसेस ऑफ रेस्पिरेशन डिस्कस की। वो भी दो फेसेस थे हमारे पास, एक इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में हमारा जो एयर है वो बाहर से अंदर आ रहा होता है, एटमॉस्फेरिक से लंग्स की तरफ आ रहा होता है, लेकिन एक्सपायरेशन में हमारा ये प्रोसेस उल्टा हो रहा होता है। फिर हमने उसकी एनाटॉमी शुरू कर दी पूरे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक की। तो सबसे पहले जो एनाटॉमी में आपने डिस्कस किया वो उसकी प्रोटेक्शन को डिस्कस किया कि क्या मेम्ब्रेन है, प्लूरल हमारे पास मेम्ब्रेन थी जो उसको प्रोटेक्ट कर रही थी। और हमने कहा कि ये बाई लेयर मेम्ब्रेन होती है, डबल लेयर होती है। इंटरनल जो लेयर होती है उसको हम विसरल कहते हैं, एक्सटर्नल को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, आउटर पैराइटल लेयर कह रहे होते हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि इन दोनों लेयर्स के दरमियान में एक स्पेस होती है जिसको हम इंट्रा प्लूरल स्पेस कहते हैं या इंट्रा प्लूरल कैविटी कहते हैं। सो इसी कैविटी के दरमियान हमने कहा इंट्रा प्लूरल फ्लूइड होता है, ये जो कि सीरेशियस मेम्ब्रेन से रिलीज़ किया गया सीरेशियस फ्लूइड होता है, और ये फ्लूइड इनर जो विसरल लेयर है उससे रिलीज़ किया जाता है। फिर हमने उसका फंक्शन देखा कि उसने एज ए लुब्रिकेंट एक्ट करना है, दूसरा उसने नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करना है आपकी थोरैक कैविटी के अंदर। इसके अलावा हम लोगों ने एब्नॉर्मल कंडीशन देखी कि जब भी इस कैविटी के अंदर या तो एयर भर सकती है या वाटर भर सकता है या कोई पस आ सकती है या इस तरह का ब्लड आ सकता है, ये चार चीज़ें आ सकती हैं। तो जो जो चीज़ें आती हैं हम उसी के हिसाब से उन्हें स्पेसिफिक नेम दे रहे हैं। जैसे अगर ब्लड आता है तो हम उसको हीमोथोरैक्स कह रहे हैं, अगर पस आ रही है तो हम उसको पायरोथोरैक्स कह रहे हैं, अगर हमारे पास वाटर आ रहा है तो हम उसको हाइड्रोथोरैक्स कह रहे हैं। इसी तरह अगर हमारे पास एयर आ रही है तो हम उसको पल्मोनोथोरैक्स कह रहे हैं। सो ये सारी अब नॉर्मल कंडीशंस भी हम लोगों ने देख ली हैं। अब आगे जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो इसकी ऑर्गेनाइजेशन करनी है। अभी तो मैं वो आपको लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। यहाँ पर डिफरेंट कलरिंग के साथ मैंने डायग्राम रिप्रेजेंट किया ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो जाए। इसी एक डायग्राम से आपको पूरा ऑर्गेनाइजेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे पूरा लॉन्ग भी अगर आ जाएगा तो आप उस पर अटैम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो किस तरह से अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है और ये डायग्राम आप लोगों ने बनानी है और इसी डायग्राम से आप सारी चीज़ें अपने माइंड में रखेंगे, पूरा लॉन्ग आप अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ नेज़ल कैविटी से। सो इस नेज़ल कैविटी के अंदर
आप देख सकते हैं 3 कौनचाएँ हैं। मैंने आपको पहले भी पिछले डायग्राम में कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये 3 कौनचाएँ आपके नेज़ल कैविटी में होते हैं। तो जो सबसे ऊपर वाला होता है, ये जो सबसे ऊपर वाला है, इसको हम लोग सुपीरियर कहते हैं। मिडल वाले को मिडल कौनचाएँ कहते हैं, और सबसे जो एंड में है उसको हम इन्फीरियर कौनचाएँ कहते हैं। ये आपकी पूरी नोज़ हो गया। इसके अंदर नेज़ल कैविटी होती है, पूरी नोस्ट्रिल्स होते हैं जहाँ से एयर अंदर एंटर होना होता है। इसी तरह नोस्ट्रिल के ऊपर बिल्कुल जैसे ये मैं दिखा रही हूँ, नोस्ट्रिल के इस तरफ ऊपर वाले पार्ट में एक खाली एरिया होता है जिसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं, नेज़ल वेस्टिब्यूल। सो वेस्टिब्यूल का वर्ड हमेशा तब हम यूज़ करेंगे जब हमारे पास कोई भी खाली एक स्पेस आएगी। जब भी खाली स्पेस आएगी आपकी बॉडी के अंदर, आप उसको वेस्टिब्यूल का नाम देंगे। इसके अलावा इसके नीचे जो होती है वो ओरल कैविटी होती है, और फिर उसके बाद आपका नेज़ल कैविटी के बाद फेरेंक्स जो है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। और ओरल कैविटी का भी आप देख सकते हो कि उसका एंड भी इसी फेरेंक्स में हो रहा है। तो ये फेरेंक्स पूरा कॉमन होता है नेज़ल कैविटी के लिए भी और ओरल कैविटी के लिए भी। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये फेरेंक्स जो है वो डिवाइड हो रहा है 2 किस्म में। पहला तो ये आ जाता है ये कि ये एसोफेगस की तरफ चला जाए। दूसरा ये है कि ये लेरिंक्स से होता हुआ लंग्स में और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाए। सो फेरेंक्स के ना पार्ट्स हैं। जो पार्ट नेज़ल कैविटी के करीब होगा उसको हम नेज़ोफेरेंक्स कहेंगे। जो ओरल कैविटी के सामने होगा उसे हम ओरल फेरेंक्स कहेंगे। और जो हमारे पास लेरिंक्स के सामने होगा उसे हम लेरोफेरेंक्स कहेंगे। ठीक है। उसके बाद फेरेंक्स के बाद ये हमारे पास लेरिंक्स स्टार्ट हो जाता है। ये पिंक कलर में जो मैंने शो किया हुआ है ये आपका लेरिंक्स है। इस लेरिंक्स के अंदर मैंने इस तरह की एक शो की हुई है। ये है हमारे वोकल कॉर्ड्स। आपको पता है कि लेरिंक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं और ये साउंड की प्रोडक्शन करते हैं। एक्चुअली ये कॉर्ड्स होते हैं जो कि ऐसे स्ट्रेच फॉर्म में होते हैं। जब भी हमारी एयर जो है वो यहाँ से गुजरती है तो एयर की वाइब्रेशन की वजह से हमारे जो है वो साउंड की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आप लोग देख सकते हो कि ये जो ऑरेंज लाइक एरिया है। अच्छा, टर्की के अंदर ये आप लोग रिंग देख सकते हैं। डिफरेंट किस्म की रिंग्स बनाई गई हैं और ये रिंग पूरी नहीं है। आप देख सकते हो कि ये यहाँ से इसका पूरा रिंग नहीं है, थोड़ा सा कटा हुआ है। तो ये सी शेप रिंग जो है ये बना रहे होते हैं। तकरीबन 12 से 20 जो है ये इस तरह के कार्टिलेज से ये रिंग बन रहा होता है। और ये कार्टिलेज कौन सा होता है? ये हेलकनाइन जो है वो कार्टिलेज आपके टर्की के अंदर होता है। ठीक है। तो इस तरह की प्रोग्रेसिव रिंग्स आ जाएंगी। इन रिंग्स का काम यह है कि जब भी हमारी एयर ने यहाँ से एंटर होना होता है उसके बाद क्योंकि एयर एंटर होगी तो ये पूरा खुल जाएगा। जब भी एयर बाहर जाएगी तो ये वापसी इस तरह कोलैप्स ना हो जाए, आपस में बिल्कुल बंद ना हो जाए। तो उसको बचाने के लिए ये रिंग्स होती हैं ताकि जो है वो इस तरह ना हो। अच्छा, ये इस रिंग का मैंने देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से इसका ये चीज़ खोली है। मतलब मैंने इस रिंग को इस तरह करके ऐसे बनाया है। मैं इसको इस तरह भी तो बना सकती थी ना, लेकिन मैंने इसे इस तरह बनाया क्योंकि क्या होता है कि यहाँ से जब वो फूड गुजरता है ना तो वो फूड जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये फूड आया तो इस फूड ने इसको ज़रा इस तरफ डिप्रेस करना होता है, इसको इस तरफ ज़रा करना होता है पाइप को ना। तो उससे बचने के लिए कि भाई कोई ना कोई वो ना हो जाए तो उसके लिए ये कार्टिलेज हाफ होता है ताकि वहाँ का प्रेशर भी ये जो है वो सह सके। फिर उसके बाद आप देख रहे हो कि ये ट्रैकिया आगे 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है जिसको मैंने येलो कलर में आपके लिए हाईलाइट किया हुआ है। तो इनको हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। ये मेन ब्रोंकाई है, प्राइमरी ब्रोंकाई का भी हम इसे नाम देते हैं। ठीक है। सो मैं इसके लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख देती हूँ कि यहाँ पर क्या चीज़ है, प्राइमरी ब्रोंकाई है। अच्छा, यहाँ पर देखो ये जो येलो कलर में है दोनों, ये हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकाई है। जो ग्रीन कलर में मैंने आपको ये इस तरह की ब्रांचेस दिखाई है, जो प्राइमरी ब्रोंकाई से आगे ब्रांचेस कुछ बन रही होती हैं, इनको हम सेकेंडरी ब्रोंकाई कहते हैं। ग्रीन कलर के आगे ये जो पिंक कलर की मैंने 2 ब्रांचेस और दिखाई हैं जो कि इसकी बन रही हैं ब्रांचेस, उसको हम लोग टर्शियरी ब्रोंकाई कहते हैं। टर्शियरी ब्रोंकाई के आगे एक और मैंने 3 ब्रांचेस बनाई हैं। इन 3 ब्रांचेस को हम टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकाई डिवाइड होता है तो ब्रोंकियोल्स बनते हैं। ब्रोंकियोल्स भी 2 तरह के होते हैं, टर्मिनल और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। टर्मिनल ब्रोंकियोल जब और ज़्यादा डिवाइड होते हैं तो वो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल बनाते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के आगे जो है वो एल्वेलर डक्ट और एल्वेलर सेट कहा जाता है। तो आपने इनको याद कैसे रखना है? बिल्कुल सेम डिवीजन है कि कलर से आप लोग याद रखोगे कि येलो आगे डिवाइड हुआ था ग्रीन कलर के अंदर, और ग्रीन कलर के अंदर हम लोगों ने देखा था सेकेंडरी आ जाता है। सेकेंडरी आगे टर्शियरी में जाएगा, टर्शियरी पिंक कलर का हो गया, पिंक आगे एक और ग्रीन में जाएगा, उसको हम टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कह रहे हैं, और वो आगे डिवाइड होकर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर ना लेयरिंग का भी फ़र्क है।
जैसे आप नेज़ल कैविटी में आ जाते हैं या फेरिंक्स में आ जाएंगे तो यहाँ पर जो सेल्स होंगे वो सिलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम की सेल्स होंगे। फिर जैसे जैसे आप लेरिंक्स में आएंगे ओरोफेरिंक्स और लेरोफेरिंक्स में ना सिंपल एपिथेलियम आ जाती है, सर्टिफाइड सिंपल एपिथेलियम। उसके बाद लेरिंक्स में दोबारा आपके पास सूडो सर्टिफाइड कोलमनार एपिथेलियम आ जाता है। ट्रैकिया के अंदर भी वही लेयर आती है, सूडो सर्टिफाइड कोलमनार एपिथेलियम। फिर जब आप लोग इसके अंदर आते हो ना, यहाँ पर प्राइमरी ब्रोंकियोल्स तक तो फुल ये वाला कार्टिलेज आ रहा है, लेकिन जब आगे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया गया है, अगर आप यहाँ पर गौर से देखो तो यहाँ पर फुल कार्टिलेज नहीं है, कार्टिलेज की प्लेट्स बन गई हैं यहाँ पर, और यहाँ तो आगे आके और ज़्यादा जो प्रोग्रेसिव डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पर इनकम्प्लीट हेलिक्लाइन कार्टिलेज आ गई है। अच्छा, यहाँ पर भी आपके पास सूडो एपिथेलियम सेल्स आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है यहाँ पर सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम आ जाता है। सो लेयरिंग भी देख रहे हो, आपके पहले कम्प्लेक्स तरह लेयरिंग थी, सिलिएटेड लेयरिंग थी, कोलमनार सूडो सर्टिफाइड लेयरिंग थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम में कन्वर्ट हो गई। सो हर चीज़ जो है वो एक प्रोग्रेसिव डिक्रीजमेंट की तरफ आ रही है। अच्छा, इस तरह इधर भी मैंने आपको लंग्स का दिखाया है कि यहाँ पर जो लेफ़्ट लंग है वो थोड़ा ऊपर है राइट लंग से। आप देख सकते हो कि लेफ़्ट लंग यहाँ पर इसकी इम्पॉर्टमेंट आ गया और लेफ़्ट लंग राइट लंग इसके यहाँ तक आ रहा है, तो ये राइट लंग इससे ज़रा नीचे की तरफ है। लंग्स की शेप आपने इस तरह बनानी है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इस लेफ्ट लंग में इस तरह की नोच बनाई है, जिसे हम कार्डिक नोच कहते हैं, क्योंकि इस तरफ बिल्कुल आपका जो है वो दिल इस तरह से रखा हुआ होता है। सो वो कार्डियक दिल की वजह से ये राइट लंग जो है ये थोड़ा अंदर की तरफ चला जाता है, इस वजह से इसी को हम लोग कार्डिक नोच कहते हैं। अच्छा, आपके ना लंग्स के लोब्स होते हैं, जैसे ये राइट लंग्स है ना, इसके 3 लोब्स आ जाते हैं, एक पिंक कलर में मैंने शो किए, एक येलो कलर में, एक मैंने ऑरेंज कलर में। इसी तरह लेफ़्ट लंग के भी 2 लोब्स आ जाते हैं, ये 2 लोब्स आप लोग देख सकते हो, ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक लोब है और ये दूसरा लोब आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सुपीरियर लोब कहते हैं, ये मिडल लोब आ जाता है, ये इंफीरियर लोब है, ये आपका सुपीरियर लोब हो गया और ये वाला इंफीरियर लोब हो गया लेफ़्ट लंग का। तो ये लोब्स भी होते हैं। याद रखना है कि हमेशा जो राइट लंग होगा या राइट किडनी होगी, इनके अंदर लोब्स होंगे और वो 3 लोब्स होंगे, जबकि लेफ़्ट लंग में और लेफ़्ट किडनी में सिर्फ 2 लोब्स होंगे। सो ये लोब्स का भी डिफरेंट होता है, इसकी भी डिफरेंस होगी। सो ये मैंने आपको पूरा ऑर्गेनाइजेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पढ़ा दिया। अब कुछ और टर्म्स हैं जो कि आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है, मैं वो आपको बता देती हूँ। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 पार्ट्स आ जाते हैं, एक अपर रेस्पिरेटरी, एक लोअर रेस्पिरेटरी। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम नोज से शुरू होता है और लेरिक्स तक जाता है, जबकि लोअर ट्रैकिया से ऑनवर्ड आपके कैपिलरी तक जाएगा। पोर्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम के 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है कंडक्टिंग पोर्शन, एक होता है रेस्पिरेटरी पोर्शन। कंडक्टिंग पोर्शन नोज से स्टार्ट होगा, नोज से नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी से फेरिंक्स, फेरिंक्स से लेरिंक्स, लेरिंक्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई आते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर आगे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स आ जाते हैं। रेस्पिरेटरी पोर्शन में रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स से स्टार्ट होता है और फिर एल्वेलाई डक्ट और एल्वेलाई सैक आ जाते हैं। अब इसको हम कंडक्टिंग पोर्शन क्यों कह रहे हैं और इसको हम रेस्पिरेटरी पोर्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कंडक्टिंग पोर्शन में आपका सिर्फ कंडक्ट हो रहा है, आपकी एयर नोज से गुजर रही है और वह इन सारे पार्ट से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँच रही है। कुछ भी नहीं हो रहा उस एयर के साथ ना, मतलब कोई उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही, उसके अंदर ऑक्सीजन जितना है वही रहेगा, डिफ्यूजन नहीं हो रही यहाँ से कोई भी। जबकि जब आपकी एयर रेस्पिरेटरी पोर्शन के अंदर जा रही है तो वहाँ पर जाने के बाद इसमें एक्सचेंज होगा, गैसेस एक्सचेंज यहाँ पर होगा, यानी आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से आगे जो एक्सचेंज है गैसेस एक्सचेंज, उसका प्रोसेस टेक प्लेस होगा। यहाँ पर मेम्ब्रेन क्योंकि बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है तो उस थिन मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन होना होता है और उसी डिफ्यूजन की वजह से जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आ जाएगा। तो ये रेस्पिरेटरी पोर्शन हो गया जहाँ पर रेस्पिरेशन और गैसेस एक्सचेंज होना है, जबकि कंडक्टिंग पोर्शन में सिर्फ कंडक्शन होनी है, कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होना है। रेस्पिरेटरी इवेंट्स आपको पहले भी बताया है कि पल्मोनरी वेंटिलेशन एक इवेंट है जिसमें गैसेस एक्सचेंज होता है लंग्स और बाहर के एटमॉस्फेयर में। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में एल्वेलाई और कैपिलरीज मैंने आपको कहा था कि लंग्स और ब्लड के अंदर हो। इंटरनल रेस्पिरेशन में ब्लड टू टिश्यूज़ हो रहा होता है।
लेकिन जब हम ब्लड टू एटमॉस्फेयर की बात करते हैं कि लंग्स से बाहर से एयर अंदर आ रही है, तो उसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन का जो है वो नाम देते हैं। अच्छा, ये कुछ और टर्म्स हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ है हमारे ब्रेन के अंदर। सो आपको पता है कि रेस्पिरेटरी की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन हो गया, तो ये सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हैं, और जितनी भी हमारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारा ब्रेन स्टेम जो है वो उसको कोऑर्डिनेट करता है। आपको पता है कि हमारे ब्रेन स्टेम में 3 ऑर्गन्स आ जाते हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। तो ये 3 ऑर्गन्स मिल के ब्रेन स्टेम बना रहे होते हैं। सो ब्रेन के 2 पार्ट्स जो मेजर पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, इनका काम ही यही होता है कि इन्होंने ब्रेन के रेस्पिरेटरी सेंटर को बनाना होता है। इन्होंने इनवॉलेंट्री जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करना होता है। इसके अलावा आप रेस्पिरेटरी वैल्यू की बात करते हैं, तो रेस्पिरेटरी वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताया कि रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 12 ब्रेथ पर मिनट होता है, यानी 1 मिनट के अंदर आप 12 दफ़ा सांस लेते हैं। ये अडल्ट का केस है। पहले भी इसी लेक्चर में ही मैंने आपको बताया कि चिल्ड्रन में और छोटे बच्चों में और बिल्कुल न्यू बेबी बॉर्न में इसकी वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी। सो ये डिफरेंट होता रहता है, लेकिन अडल्ट में जो है वो 12 से 16 मैक्सिमम होते हैं और 12 मिनिमम होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, यहाँ पर आगे वही चीज़ बताई हुई है कि आपका ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ब्रोंक्यूल्स बन रहे हैं, टर्मिनल ब्रोंकियो, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियो, फिर आगे एल्वियोलर डक्ट आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं कि ट्रैकिया आपका मेन होता है जो कि लेफ़्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, फिर आगे सेकेंडरी, फिर आगे टर्शियरी बनते हैं। दे आर 10 टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स एंड 8 इन द लेफ्ट। तो ये इसकी डिवीजन भी आ जाती है कि लेफ़्ट लंग में 10 आ जाते हैं टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, मतलब ये वाले 10 होते हैं। मैं आपको दिखा। अच्छा, ये जो मैंने आपको पिंक कलर में शो किया था ये थे टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, और अगर आप लेफ़्ट लंग की बात करते हैं तो ये टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स 8 होते हैं। मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बनाए हैं, 7 8 2 और अगर आप बना देंगे तो लेफ़्ट लंग के पूरे टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स पूरे हो जाएंगे। जबकि जब आप राइट लंग की तरफ आते हैं तो यहाँ पर 10 होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 आप बना देंगे, पूरे 10 होते हैं यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स की अगर डिवीजन देखें तो वो ब्रोंकाई में डिवाइड होते हैं। बिल्कुल स्मॉल यहाँ पर डायमीटर हो जाता है, लेस दैन 1 मिलीमीटर का डायमीटर जब हो जाता है ना। सो अगर 1 मिलीमीटर का डायमीटर होता है तो हम उसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। जब लेस दैन 1 का डायमीटर हो जाता है तो हम उसको टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और ज़्यादा डिवाइड हो जाते हैं और यहाँ पर डायमीटर 0.5 तक चला जाता है, तो फिर उसको हम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, क्योंकि हमने इसकी डायमीटर को कम करना है, क्योंकि जितना डायमीटर कम होगा उतनी ज़्यादा हमारी जो है वो रेस्पिरेशन हो सकेगी। फिर अपर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की मैंने आपको पहले भी बता दिया हुआ है। फिर रेस्पिरेटरी यूनिट की बात करें तो रेस्पिरेटरी यूनिट डिफाइन एज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट हमारे लंग्स का यही है, क्योंकि यहीं पर ही गैसियस एक्सचेंज होना होता है और गैसियस एक्सचेंज यहीं पर हो रहा होता है। उसकी स्ट्रक्चर क्या है कि रेस्पिरेटरी जो यूनिट है वो स्टार्ट होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से। आपने रेस्पिरेटरी यूनिट को बिल्कुल याद रखना है उससे, जो हमारा रेस्पिरेटरी पोर्शन था, जो मैंने आपको रेस्पिरेटरी पोर्शन बताया था कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से वो स्टार्ट होता है और वो फिर वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो रहा था। उस पूरे को हम रेस्पिरेटरी यूनिट का नाम दे रहे हैं। अच्छा, आगे आप लोग देखो कि एल्वियोलर डक्ट आ जाती हैं और एल्वियोलर डक्ट जो है वो एल्वियोलर सैक्स बना रही होती है और जो स्पेस होती है एल्वियोलर सैक के अंदर उसको हम एंट्रम कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि नया आपने पढ़ा हुआ होगा, लेकिन इसको आपने माइंड में रखना है कि एंट्रम क्या होता है, कि जो एल्वियोलाई के अंदर एक स्पेस होती है। ठीक है, ये एल्वियोलाई, ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस एल्वियोलाई के अंदर ये स्पेस है। ये आपके एल्वियोलाई हैं, ये जो गोल गोल आपको दिख रहे हैं ये सारे आपके एल्वियोलाई हैं, ये जो मैं बना रही हूँ। और इन सब एल्वियोलाई के अंदर क्या चीज़ है, आपकी स्पेस है। और ये स्पेस होना ज़रूरी है, क्योंकि इसी स्पेस से ही आगे कंडक्शन होगी, आगे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा पूरा। सो स्पेस का होना भी बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। ये पूरा मैंने बना दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देख सकते हो ये एल्वियोलाई हैं और इस एल्वियोलाई के अंदर इस तरह की स्पेसेस होती हैं। ये अंदर से ऐसे खोखले होते हैं, देख रहे हो, अंदर से सारी खाली स्पेस है ये अंदर से। और ये स्पेस होना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी स्पेस से ही आगे कंडक्शन का सारा प्रोसेस होना है। तो एयर में यहीं से एक्सचेंज होना है, तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एंट्रम कह रहे हैं। ये एल्वियोलर डक्ट है, ये वाली यहाँ से जो डिवाइड हो रही है।
ये पूरे को जब ये पूरा गुच्छा बन जाता है ना एल्वेलाई का, उस पूरे को हम एल्वेलाई सैक कह रहे हैं। और ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं, वो देख रहे हो आप आगे जा रही हैं और ज़्यादा डिवीजन हो रही है और फिर हम उसको एल्वेलाई डक्ट कह रहे हैं। सो ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद हम लोग रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स में आप लोग क्या लिखोगे कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज़ अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ गैस अकर, कि ये वो मेम्ब्रेन है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होना होता है, ये वाली मेम्ब्रेन्स हो गई। और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन सेपरेट्स द एयर इन द एल्वेलाई एंड फ्रॉम द कैपिलरी, इट इज़ फॉर्म बाय द एल्वेलाइन मेम्ब्रेन और कैपिलरी मेम्ब्रेन। ये एल्वेलाइन मेम्ब्रेन और कैपिलरी मेम्ब्रेन से मिलकर बनी हुई होती है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है सरफेस एरिया 70 स्क्वायर पर मीटर, और सरफेस एरिया इनका ज़्यादा होता है, 70 स्क्वायर्स होते हैं। मतलब पूरी बॉडी से सबसे ज़्यादा जो सरफेस एरिया होता है वो यहाँ पर होता है, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है वो बिल्कुल थिन हो जाता है, मतलब 0.5 मिलीमीटर हो जाता है। और ये डायमीटर का कम होना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से ही हमारी रेस्पिरेशन होगी। जितना डायमीटर कम होगा उतना अच्छे तरीके से जो है वो डिफ्यूजन हो सकेगी, क्योंकि आपको पता है गैस को गुजारना है, एक गैस को हमने एक मेम्ब्रेन से गुजारना है। तो जितनी मेम्ब्रेन पतली होगी उतना आसानी से जो है वो गैस की डिफ्यूजन हो सकेगी। सो इसी वजह से हम बिल्कुल थिन डायमीटर रखते हैं और एल्वेलाई के अंदर और एल्वेलाई डक्ट के अंदर, और ताकि यहाँ से इजीली जो है वो एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन का प्रोसेस हो सके। और मेम्ब्रेन की थिकनेस भी मैंने आपको लोगों को बता दी कि 0.5 मिलीमीटर हो जाती है। और यहाँ की जो मेम्ब्रेन है वो एल्वेलाई मेम्ब्रेन कहलाती है, या आप इसको कैपिलरी मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। आगे ये एल्वेलाई जो है ना, ये हर एल्वेलाई काफ़ी सारे कैपिलरीज से बाउंडेड होते हैं, और ये कैपिलरीज का काम ही ये होता है कि उन्होंने ब्लड को लेके आना है और फिर उसी ब्लड में से डिफ्यूजन हो सकेगी डिफरेंट गैसेस की, ठीक है। सो आई होप कि आपको सारा लेक्चर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगी। और आई होप कि आपको सारी बात समझ में आई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको इस तरह का हर इंफॉर्मेशन, हर वीडियो का लेक्चर आपको मिलता रहे, या उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो आई होप कि आप लोग दुआ में याद रखिएगा। एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।